आज हम सबसे पहले उस अंतरराष्ट्रीय खबर का विश्लेषण करेंगे जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है, यानी अमेरिका और ईरान के बीच की डील। 28 फरवरी को अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ। उसके 107 दिनों के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान की तरफ से पीस डील यानी शांति समझौते पर साइन करने का ऐलान किया गया। ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौते के अंतिम मसौदे पर साइन करेंगे। ईरान की मीडिया ने डील के 14 बिंदुओं को जारी किया, जिस पर दोनों देश राजी हैं। हालांकि अमेरिका ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि साइन से पहले से डील का भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा। आज आपको पता चलेगा कि इस डील में किसकी जीत और किसकी हार है, समझौते की शर्तों से किसे फायदा होने वाला है, कौन नुकसान में दिख रहा है। आज आप जानेंगे अमेरिका ईरान के बीच ये डील किस देश ने कराई, और एक अहम सवाल, ये समझौता कितना टिकाऊ है, कितना मजबूत है, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि ये डील उस पर लागू नहीं होती। यानी ये समझौता अमेरिका और ईरान के बीच ही है, ईरान और इजराइल के बीच में नहीं है। इन सारे पहलुओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जानिए कि इस डील का ऐलान कैसे हुआ, इस डील में क्या खास है, इसका असर कैसे दिख रहा है, और इस पर ईरान अमेरिका के साथ पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या है। इस समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले देना पसंद है। इस बार भी ईरान के साथ शांति समझौते की जानकारी ट्रंप ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही दी। ट्रंप ने बताया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता पूरा हो गया। मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से हटाने की अनुमति देता हूं। दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू कर दीजिए, तेल को फिर बहने दीजिए। शुक्रवार को समझौते पर हस्ताक्षर होते ही स्ट्रेट औपचारिक रूप से खोल दिया जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। ट्रंप का यह ऐलान हॉर्मुज के रास्ते तेल आयात करने वाले देशों के जख्मों पर मरहम जैसा था। चोटिल इकोनॉमी को सहारा दे सकता है। हालांकि ट्रंप इसके पहले कई बार शांति समझौते को लेकर बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनके शब्दों में आत्मविश्वास ज्यादा था। थोड़ी देर बाद इस आत्मविश्वास की वजह भी सामने आई, क्योंकि ईरान की तरफ से पहली बार इस बात का ऐलान हुआ कि अमेरिका के साथ पीस डील शांति समझौता होने जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सोमवार सुबह ये बताया कि आज रात से ईरान पर लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त कर दी जाएगी और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य कार्रवाई का फौरन और स्थायी अंत घोषित किया जाता है। ईरान और अमेरिका 19 जून को स्विट्जरलैंड में शांति समझौते के अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर करें। लेकिन आज आपको इस अग्रीमेंट के बारे में, इस मसौदे के बारे में जानना चाहिए, जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों के राजी होने की बात है। इस मसौदे को ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। अमेरिका और ईरान के बीच जिन मुद्दों पर समझौता हुआ है, उसकी जानकारी ईरान की सरकारी मीडिया ने दी है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक 19 जून को जिस MOU पर ईरान और अमेरिका साइन करने वाले हैं, उसमें ईरान, लेबनान और बाकी मोर्चों पर युद्ध तुरंत बंद करने की बात कही गई है। अमेरिका और इजराइल फिर कोई नया युद्ध शुरू नहीं करने की गारंटी देंगे। अमेरिका इजराइल की ओर से भी ये सुरक्षा गारंटी देगा। हॉर्मुज से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई जाएगी। इसकी समय सीमा 30 दिन रखी गई है। ईरानी जहाजों और समुद्री व्यापार पर लगी बंदिशें भी खत्म की जाएंगी। 30 दिनों के भीतर समुद्री व्यापार को पहले की तरह बहाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोला जाएगा। इसकी समय सीमा भी 30 दिन रखी गई है। ईरान के फ्रीज फंड जारी किए जाएंगे। अभी देश से बाहर ईरान के $24 बिलियन की संपत्ति फ्रीज है। शुरुआती चरण में फ्रीज फंड का आधा हिस्सा जारी होगा, यानी वार्ता शुरू होने से पहले $12 बिलियन ईरान को दिए जाएंगे। ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अमेरिका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत करेगा। अमेरिका अपने नागरिकों, बैंकों और कंपनियों को ईरान के साथ व्यापार करने से रोकता है। ये प्राइमरी प्रतिबंध है, लेकिन अमेरिका दूसरे देशों की कंपनियों को भी धमकी देता है, अगर वो ईरान के साथ व्यापार करेंगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। इसे सेकेंडरी प्रतिबंध कहते हैं। डील के मुताबिक अमेरिका 30 दिनों के अंदर ईरान के आयात के बदले में सेकेंडरी सैंक्शंस को कम करेगा। इस मसौदे में कहा गया है, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के परमाणु संवर्धन और 60% संवर्धित यूरेनियम पर आगे बात होगी। दोनों देश 60 दिनों की औपचारिक वार्ता पर सहमत हुए हैं, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों से राहत,
और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण जैसे मुद्दों पर समझौते की कोशिश की जाएगी, जिसमें ईरान में पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन का प्लान भी शामिल है। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन पिछली बार ईरानी मीडिया की जानकारी पर ट्रंप ने फौरन आपत्ति जाहिर कर दी थी। अमेरिका की इन शर्तों पर यह चुप्पी बताती है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं, शर्तों के आसपास हुआ। लेकिन डील के ऐलान के बावजूद दोनों देशों की तरफ से कुछ ऐसे बयान आए जिनकी वजह से 19 जून को साइन से पहले तनाव बरकरार है। ईरान ने कहा कि वो अंतिम परमाणु वार्ता तभी शुरू करेगा जब अमेरिका अपने वायदे पूरे करेगा। एमओयू पर साइन से पहले ईरान अमेरिका के कदमों की निगरानी करेगा, यानी साइन से पहले अमेरिका को नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। ट्रंप इसका आदेश दे चुके हैं। ईरान ने युद्ध और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रोकने की शर्त रखी है। ट्रंप इसके लिए भी तैयार है। ईरान प्रतिबंधों में राहत और व्यापार की अनुमति चाहता है, जिसके लिए तैयार होने का ऐलान अमेरिका से सहयोगी देश ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस कर चुके हैं। लेकिन ईरान ने $12 अरब के फ्रीज फंड जारी करने की शर्त रखी और इस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का जो बयान आया, आज आपको उसके बारे में जानना चाहिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान को कोई फंड बिना शर्त नहीं मिलेगा। पहले उसे समझौते की शर्तों को पूरा करना होगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से यानी एक एक करके फंड जारी किया जाएगा। यहां कोई विश्वास नहीं, हम हर चीज की वेरिफिकेशन करेंगे। यानी हेगसेथ कह रहे हैं कि ईरान पहले हॉर्मुज खोले, संवर्धित यूरेनियम के वायदे पर आगे बढ़े, इसके बाद फंड जारी किए जाएंगे। उसके पहले ईरान को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बातें सिर्फ अमेरिका की तरफ से नहीं है, ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसी ही रेड लाइंस खींची गई। ईरान के जिस सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आज अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू डील का ऐलान किया, उसके सदस्य अलाउद्दीन बोरूजेर्दी ने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में ईरान की मिसाइल क्षमता पर बातचीत नहीं हो सकती। इसके अलावा ईरान संवर्धित यूरेनियम भी देश से बाहर नहीं भेजेगा। ईरान ने मिसाइल और न्यूक्लियर को अपनी रेडलाइन बताया। बोरूजेर्दी ने लगभग 400 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम पर किए जा रहे अमेरिकी दावों को खारिज किया। आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, ईरान न्यूक्लियर पर अमेरिका को अधिकतम क्या देने की या क्या रियायत देने को तैयार है। हमारी ओर से अधिकतम रियायत ये हो सकती है कि इसे घरेलू जरूरतों के लिए 20% स्तर तक पतला किया जाए, जैसे तेहरान रिसर्च रिएक्टर के लिए, लेकिन इसे ईरान की सीमाओं से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ट्रंप और उनके प्रचार तंत्र द्वारा किए गए ऐसे दावे पूरी तरह बेबुनियाद हैं। ये बयान बताता है कि अभी भी सबसे ज्यादा मुश्किल मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों को बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी और डील साइन होने से पहले अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कई मोड़ आ सकते हैं। फिलहाल ईरान अमेरिका के साथ डील को अपनी जीत की तरह प्रचारित कर रहा है, जबकि अमेरिका में डील की शर्तों की आलोचना हो रही है। आज आपको ये समझना चाहिए कि किस आधार पर ईरान इस डील को अपनी जीत बता रहा है। इसकी वजह है और 5 बड़ी वजह है इसकी। ईरान का पहला दावा यह है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव के बावजूद उसकी सत्ता नहीं गिरी और शासन कायम रहा, जबकि इजराइल रिजीम चेंज का लक्ष्य लेकर के युद्ध के मैदान में उतरा था। दूसरा, जिस परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरान पर हमला किया गया, उस डील में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। यह मुद्दा आगे की बातचीत के लिए टाल दिया गया। तीसरा, ईरान ने दिखा दिया कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित करके वैश्विक तेल सप्लाई पर असर डाल सकता है। उसका यह दबदबा अब हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। चौथा, अमेरिका को प्रतिबंधों में राहत और इजराइल के ईरान के फ्रीज फंड पर बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। और पांचवा, लेबनान और हिजबुल्लाह से जुड़े मोर्चों को भी युद्ध विराम समझौते में शामिल किया गया। यानी ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने सैन्य दबाव बनाया, लेकिन अंत में उसे नाकाबंदी हटानी पड़ी, फ्रीज फंड पर बात करनी पड़ी और परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा तुरंत नहीं सुलझ पाया। इसलिए तेहरान इसे अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है, जबकि अमेरिका में इसे सरेंडर की तरह देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। तो आज आपको समझना चाहिए कि अमेरिका किन लक्ष्यों को लेकर के युद्ध में उतरा था और अब आखिर में उसके हाथ में क्या क्या है। दरअसल अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना उच्च संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच यूरेनियम सौंप दे या खत्म कर दे, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने को डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन आलोचक ये कह रहे हैं कि भाई वो तो युद्ध से पहले भी खुला हुआ था।
अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी लगाई, लेकिन अब उसे हटाने के लिए तैयार है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने का अमेरिका लक्ष्य भी पूरा होता दिख नहीं रहा है। हिजबुल्लाह, हुती और अन्य ईरान समर्थित समूहों को कमजोर करने पर कोई स्पष्ट नतीजा होता हुआ दिखा नहीं, और ईरानी शासन पर दबाव बनाकर उसे झुकाने या बदलने का लक्ष्य भी अमेरिका हासिल नहीं कर पाया। दुनिया भर के विश्लेषक ये मान रहे हैं कि इस डील को, ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन अमेरिका को कोई स्पष्ट रणनीतिक जीत नहीं मिली। ट्रंप की अपने देश में इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि $29 बिलियन खर्च करके जिन लक्ष्यों को पाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ा, ईरान को $300 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, वो लक्ष्य तो हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब ईरान को नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है, यानी नुकसान के $300 बिलियन लौटाए जा रहे हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देश कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब को $500 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका में ज्यादातर लोग मान रहे हैं इस डील से अमेरिका को नहीं बल्कि ईरान को फायदा हुआ। अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है तो वो तेहरान के सामने सरेंडर जैसा लगेगा। फिर भी ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा। यानी सरेंडर जैसी स्थिति के बावजूद अमेरिका में लोग युद्ध रुकने से खुश हैं, लेकिन इजराइल ऐसा नहीं सोच रहा। इजराइल में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष कोई भी ईरान को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार ही नहीं है, और यही वजह है कि इजराइल के अंदर से अमेरिका और ईरान की डील के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। इजराइल के डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ यायर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजराइल के लिए खराब बताया। गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की, वो समझौते के बाद तो बेकार हो गई। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वायदा किया था, लेकिन ईरान और ताकतवर हो गया। इजराइल में ज्यादातर लोगों की भावनाएं इस डील को लेकर ऐसी हैं, और यही वजह कि नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों ने डील के खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर सबसे ज्यादा नाराज हैं। ग्वीर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता और इजराइल इसकी शर्तों का हिस्सा भी नहीं है। इजराइल अमेरिका के अधीन नहीं है, हम एक आजाद, एक संप्रभु देश हैं। इजराइल इस समझौते का पक्षकार नहीं है और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है। अब सोचिए जरा, अगर ईरान इस डील में शामिल नहीं तो इस डील का मतलब क्या? अगर इजराइल इसमें शामिल नहीं तो इस डील का मतलब क्या है? एक तरफ ईरान अमेरिका से इजराइल के हमला ना करने की गारंटी मांग रहा है, दूसरी तरफ इजराइल के मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ऐलान किया कि लेबनान के जिन इलाकों में इजराइल की सेना मौजूद है उसके पीछे नहीं हटेगी। इजराइल लेबनान पर हमला बंद कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आज आपको ये समझना चाहिए कि आखिरकार इस स्थिति में इजराइल इस डील के खिलाफ क्यों है। दरअसल इजराइल चाहता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन समझौते में यह मुद्दा 60 दिनों की आगे की बातचीत के लिए छोड़ा गया। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल की मांग थी कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजा जाए। इस पर अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं है। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का लक्ष्य भी इस समझौते में साफ तौर पर शामिल नहीं दिखता। इन मिसाइलों ने इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस डील से हिजबुल्लाह पर दबाव बनाए रखने की इजरायली रणनीति को झटका लग सकता है, क्योंकि लेबनान को युद्ध विराम में शामिल किया गया है। इसके अलावा इजराइल चाहता था कि ईरान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो, लेकिन प्रतिबंधों में संभावित राहत से तेहरान को फायदा मिल सकता है। इजराइल की योजना थी कि लेबनान और अन्य मोर्चों पर वो अपनी सैन्य कार्रवाई की पूरी आजादी रखे, लेकिन अमेरिकी दबाव इजराइल को युद्ध विराम की तरफ धकेल रहा है। अगर 19 जून को समझौते पर साइन हो जाते, 60 दिन की बातचीत, 60 दिन की वार्ता शुरू हो जाती, तो इससे तेल बाजार को तो तुरंत राहत मिल सकती है। लेकिन इजराइल अगर समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा, हिजबुल्लाह का मुद्दा पूरी तरीके से नहीं सुलझेगा, ईरान के परमाणु भंडार पर मतभेद बना रहेगा, तो समझौते की उम्र लंबी होगी। ये उम्मीद बेमानी है, ये उम्मीद है नहीं। इजराइल इस डील से खुश नहीं है। इजराइल लेबनान पर हमले बंद कर देगा, ऐसी गारंटी नहीं है। इसके बावजूद 19 जून को
पूरी दुनिया में इस साइन को लेकर के, डील को लेकर के उत्साह है। दुनिया को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में शांति से दुनिया की बहुत बड़ी मुश्किलें हल होंगी और दुनिया की इस मुश्किल को दूर करने का श्रेय लेने की कोशिश एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में अशांति की वजह है। अमेरिका और ईरान के बीच डील का श्रेय लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों की झड़ी लगा दी है। लेकिन सच्चाई है कि डील पाकिस्तान ने नहीं बल्कि कतर ने करवाई। आज आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बारे में जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि कतर तारीफ हकदार है और इसका श्रेय उसको मिलना चाहिए। इस समझौते में कतर ने हमारी बहुत मदद की। हमें यह समझना होगा कि कतर किसी भी दूसरे देश, यहां तक कि यूएई से भी ज्यादा हर चीज के केंद्र में है। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप कतर को इस डील का श्रेय क्यों दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना चीफ आसिम मुनीर ने ईरान और अमेरिका के नेताओं की खूब जी हुजूरी की, तो ईरान के चक्कर काटे। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान ने समझौते की टाइमलाइन को लेकर बहुत जल्दी घोषणा की, अंतिम सहमति में देरी। पाकिस्तान बातचीत शुरू कराने में मददगार साबित हुआ, लेकिन डील के अंतिम चरण में उसकी पहुंच बहुत सीमित दिखाई पड़ी। इसके पीछे की वजह है क्योंकि ईरान को पाकिस्तान के, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ करीबी रिश्तों पर कुछ संदेह था। लेकिन कतर के पास ईरान और अमेरिका दोनों से बेहतर संपर्क था, बेहतर भरोसा था। फ्रीज फंड, प्रतिबंधों में राहत, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और अंतिम सहमति जैसे मुश्किल मुद्दों पर कतर ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। कतर ने अंतिम समय में सीधे तेहरान जाकर ईरानी नेतृत्व से बात की। कतर पहले भी अमेरिका, ईरान, गजा और बंधक वार्ताओं में मध्यस्थता की भूमिका में रह चुका है, इसलिए दोनों पक्ष उस पर भरोसा करते थे। कतर ने दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को कम करने के लिए अहम भूमिका निभाई। यानी अमेरिका के आदेश पर पाकिस्तान ने बातचीत की शुरुआत की, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचाने में कतर ने निर्णायक भूमिका निभाई। कतर वो देश भी है जिसे ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हथियार और गोला बारूद की लड़ाई भले ही कुछ ही देशों के बीच हो, लेकिन युद्ध शुरू होती ही आर्थिक लड़ाई का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है, और इस बार करना पड़ा भी। इस लड़ाई ने दुनिया का जितना नुकसान किया उतना दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किसी जंग में नहीं हुआ। यही वजह कि समझौते की घोषणा होती ही पूरी दुनिया में स्वागत किया गया। लेकिन क्या युद्ध खत्म होने के साथ दुनिया की आर्थिक दिक्कतें कम हो जाएंगी या हालात सामान्य होने में वक्त लगेगा? इसका जवाब आपको आज हम देंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानना चाहिए कि डील के ऐलान के बाद दुनिया भर के बाजारों में क्या क्या हुआ। यानी समझौते की घोषणा का असर पहले दिन वैश्विक बाजारों पर कैसा रहा। युद्ध खत्म होने का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड के भाव में आज 5% से ज्यादा की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड का भाव गिरकर $82 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा। सोचिए जरा, जो कच्चा तेल युद्ध के दौरान $126 पहुंच गया था, वो $82 के आसपास है। हालांकि युद्ध शुरू होने की तुलना में ये अभी भी 17% ज्यादा है। कच्चे तेल के अलावा नेचुरल गैस की कीमतों में आज कमी आई। नेचुरल गैस आज लगभग 3% सस्ती हुई। मित्रों, तेल और गैस की कीमतों में गिरावट से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी दिखी। जापान और साउथ कोरिया के बाजार पर इसका असर सबसे पहले पड़ा। जापान का निक्केई इंडेक्स 5% की ऐतिहासिक बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। साउथ कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में लगभग 5% की तेजी आई। ये देश तेल के आयात पर निर्भर है, जिसके चलते शांति समझौते से इन्हें सबसे बड़ी राहत मिली। एशिया के अलावा यूरोप के बाजार में तेजी रही। जर्मनी और फ्रांस के बाजार ने बढ़त दर्ज की। अमेरिका के बाजार में शुरुआती कारोबार में 1% से ज्यादा की तेजी है। असर भारत के बाजार में भी दिखा। सेंसेक्स में आज एक समय 1100 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त देखी गई, लेकिन बाजार बंद होते होते ये 736 पॉइंट पर आ गया, क्योंकि निफ्टी 231 अंकों की बढ़त के साथ 24,000 की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इजराइल की तरफ से वहां का शेयर बाजार भी समझौते से खुश नहीं है। इजराइल के शेयर बाजार में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका ईरान डील की खबर से सोने चांदी के मार्केट में आज तेजी लौटी। जो सोना चांदी पिछले कुछ दिनों से गिर रहे थे, आज बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 3% महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के सर्राफा बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,369 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं 1 किलो चांदी 8,429 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए पर पहुंच गई।
आमतौर पर युद्ध के हालात में सोने चांदी की कीमतों में इजाफा होता है क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन युद्ध की शुरुआत के बाद कीमतों में भारी गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,300 प्रति औंस से लगभग 21% टूटकर $4,200 के आसपास पहुंच गया था। महंगाई का डर कम होने से निवेशक एक बार फिर सोने चांदी की तरफ लौटे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डील से क्रिप्टो मार्केट में रौनक लौट आई। बिटकॉइन की कीमतों में 2% की तेजी आई और यह $65,000 के पार पहुंच गया है। यानी हॉर्मुज के खुलने की उम्मीद में शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो बाजार तक में उछाल आया है, रौनक लौटी है। बाजार सेंटीमेंट से चलता है और शांति समझौते की वजह से आज का सेंटीमेंट बाजार के लिए अच्छा है। लेकिन सेंटीमेंट से हटकर बात की जाए तो सच्चाई ये कि युद्ध खत्म होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद भी रातों रात दुनिया की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया की ऊर्जा से जुड़ी मांग को पूरा करने में मिडिल ईस्ट की कंपनियों को महीनों लगेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 3 महीनों से सैकड़ों जहाज फंसे हैं, लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती है बारूदी सुरंग का खतरा दूर करना। माइन स्वीपर और अंडर वाटर ड्रोन के जरिए काम पूरा होने में 40 से 50 दिन लगेंगे। उसके बाद जहाज, तेल या बीमा कंपनी तेल की सप्लाई शुरू करने के लिए निश्चिंत हो सकती है। हालांकि युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट के देशों की कई कंपनियों ने तेल निकालना बंद कर दिया था। वजह यह कि उनके पास तेल रखने की जगह नहीं। फिर से तेल निकालने का काम शुरू करना एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें समय लगेगा। जिन देशों ने तेल उत्पादन बंद कर रखा है वो ये काम तभी शुरू करेंगे जब उन्हें शांति की गारंटी मिलेगी। जब कुछ हफ्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से शांति होगी तभी वो तेल का उत्पादन फिर से शुरू करेंगे। इराक जैसे देश में इस काम को युद्ध से पहले के हालात में लाने के लिए 1 साल तक का समय लग सकता है। हालांकि हालात सामान्य होने में देरी की एक वजह यह भी है कि ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी के देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इस युद्ध के दौरान पूरे क्षेत्र में 80 से ज्यादा तेल और गैस संयंत्रों को नुकसान हुआ। युद्ध के चलते इस क्षेत्र में $50 अरब से ज्यादा का ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है। ईरान के हमलों की वजह से कतर की गैस निर्यात क्षमता 17% खत्म हो गई। ठीक होने में कई साल लगेंगे। जिस देश से समझौता करवाया उसे ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। कतर के अलावा सऊदी अरब, यूएई और कुवैत को भी भारी नुकसान हुआ है। मित्रों, नुकसान ईरान को हुआ, लेकिन समझौते के बाद ईरान को अपना तेल और गैस बेचने की अनुमति भले मिले, लेकिन ईरान को अपना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने में समय लगेगा। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड और शारान तेल रिफाइनरी को पहले के स्तर पर लाने में कई महीने बीत सकते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से समझौते के बाद भी दुनिया को हालात सामान्य होने के लिए कई महीनों का इंतजार करना पड़ेगा, वो भी तब जब शांति समझौते का पूरी तरीके से पालन किया जाए। मित्रों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सामान्य आवाजाही शुरू होने में भले ही वक्त लगे, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत के 140 करोड़ लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने से पहले आपको भारत के लिए हॉर्मुज के महत्व को समझना चाहिए। दुनिया में 20% तेल और गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होती है, लेकिन भारत के लिए यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। भारत अपने तेल आयात का करीब 50% इसी रास्ते से आयात करता है। इसके अलावा कुल आयात 70% एलपीजी और लगभग 90% एलएनजी का आयात हॉर्मुज के जरिए होता है। यानी हॉर्मुज के खुलने से भारत को तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हॉर्मुज के खुलने से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी महंगाई लेकर आया। कच्चे तेल और गैस की कीमत में रिकॉर्ड उछाल के कारण भारत में भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इससे खाने पीने के सामान से लेकर हर चीज के दाम में बढ़ोतरी हुई। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को कुछ दिन पहले तक 600 करोड़ रुपए रोजाना के नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल $80 के आसपास पहुंच गया है, तो आम लोगों के सामने महंगाई का खतरा टलेगा। साथ ही तेल कंपनियों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। कच्चे तेल की महंगी कीमत की वजह से आयात पर खर्च काफी बढ़ गया था, लेकिन अब दाम में गिरावट से आयात पर कम खर्च करना होगा। कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल $1 की गिरावट से भारत को सालाना लगभग 1.2 से लेकर $1.5 अरब की बचत होती है। अगर $10 की गिरावट है तो साल में भारत की बचत 12 से 15 अरब की होगी। दाम कम होने से तेल के आयात का बिल कम होगा, जिससे डॉलर पर खर्च कम हो जाएगा। इससे रुपए को भी सहारा मिलेगा। युद्ध शुरू होने से पहले $1 का भाव करीब 91 रुपए था।
मई के महीने में ये 97 के करीब चला गया, यानी युद्ध से पहले की तुलना में रुपया 6% से ज्यादा कमजोर हुआ था। हाल के दिनों में आरबीआई की कोशिशों से ये 95 रुपए के आसपास आ गया। आज शांति समझौते के ऐलान के बाद रुपया मजबूत हुआ और ये 95 से नीचे आ गया, जो पिछले 5 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर है। तेल की कीमतों में कमी के कारण आरबीआई पर रुपए को बचाने और महंगाई को रोकने का दबाव घटेगा। इससे ब्याज दरों में बढ़ोतरी का खतरा भी कम होगा, यानी आपके होम लोन या कार लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। एक और अच्छी खबर देश के किसानों के लिए है। होर्मुज वो रास्ता है जिससे न सिर्फ तेल और गैस बल्कि फर्टिलाइजर का निर्यात भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। 2024 में वैश्विक उर्वरक व्यापार का 30% हिस्सा होर्मुज के रास्ते होकर गुजरा। मिडिल ईस्ट के देश दुनिया में 36% यूरिया, 29% अमोनिया, 26% डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी और 50% सल्फर का निर्यात करते हैं, लेकिन होर्मुज बंद होने से उनका निर्यात ठप हो गया। इससे दुनिया में उर्वरक की कीमत में 50% से लेकर 110% तक की भारी बढ़ोतरी हुई थी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर खपत करने वाला देश है और इसके लिए वो आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है। भारत के आयात का लगभग 1/4 हिस्सा सऊदी अरब, ओमान, कतर और यूएई जैसे देशों से आता है। अब होर्मुज के खुलने से भारत को पहले की तरह गल्फ से फर्टिलाइजर की सप्लाई मिलने लगेगी, यानी अन्नदाताओं के सामने फर्टिलाइजर की दिक्कत नहीं रहेगी। दरअसल ईरान अमेरिका डील से एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। इसका भी भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होगा। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से पहले ईरान उन देशों में शामिल था जहां से भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता था। 2018 में ईरान पर पाबंदियां सख्त होने से पहले भारत के कुल तेल आयात में ईरानी हिस्सेदारी लगभग 11.5% तक पहुंच गई थी। उस समय ईरान भारत की रिफाइनरी को तेल खरीदने के लिए आकर्षक ऑफर देता था, जैसे शिपिंग की लागत में काफी छूट, भुगतान के लिए ज्यादा समय। अगर ईरान से प्रतिबंध हटा लिया जाता तो भारत को इसके 3 फायदे होंगे। पहला, रूस, सऊदी अरब और इराक के अलावा एक बड़ा तेल सप्लायर मिलेगा। दूसरा, भारत की कंपनियों को इसके मोलभाव करने में आसानी होगी। और तीसरा, रूस के तेल पर निर्भरता कम होगी। तेल के अलावा चाबार पोर्ट के मामले में भी भारत को फायदा होगा। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारत ने कुछ समय पहले चाबार का संचालन एक ईरानी कंपनी को सौंपने का विकल्प चुना। प्रतिबंध हटने के बाद भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इस रणनीतिक बंदरगाह का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकेगी। चाबहार हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देता है। मतलब यह कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और रूस तक भारत की कनेक्टिविटी पाकिस्तान पर निर्भर हुए बिना बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय निर्यातकों को एक नया बाजार मिलेगा। भारत ईरान को चावल, चाय पत्ती, दवाई, केमिकल और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात करता था। 2018-2019 में भारत का ईरान को कुल निर्यात करीब $4 अरब का था, लेकिन उसके बाद ये लगातार घटता गया। प्रतिबंध हटने पर भारतीय निर्यातकों के लिए ईरान फिर से एक बड़ा बाजार बन सकता है। ये सीधा व्यापार की बात हुई, लेकिन हर डील अपने साथ संभावनाओं का एक नया अध्याय लेकर आती है। अमेरिका ईरान की संभावित डील का असर वैश्विक होगा तो बंगाल की राजनीति में हुई नई डील का एक दूरगामी परिणाम आने वाला है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में जिस नई डील की घोषणा हुई, उस डील के बाद जो परिणाम सामने आने वाले हैं वो पहले कभी नहीं हुआ। क्या है? टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एक गुट अपनी पार्टी में एक ऐसी पार्टी में विलय करने वाला है जिस पार्टी के कुल सदस्य 1000 से भी कम है। जिस पार्टी ने अब तक के पूरे अपने इतिहास में हर चुनाव में मिला दिया जाए तो कुल वोट हासिल किए 897। वो पार्टी जिसके पास कुल 897 वोट मिले, जिसके 1000 से कम सदस्य हैं, अब अचानक लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों का ये नया राजनीतिक ठिकाना सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि कई सवालों और संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। और इसलिए अब हम देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद को आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। उनका एक मशहूर व्यंग्यात्मक विचार है कि राजनीति में सिद्धांतों का स्थान अवसर ले लेता है। जो इस अवसर को भुनाना जानता है वो सफल कहलाता है। मुंशी जी ने जो बात व्यंग्यात्मक लहजे में कही वो आज देश की राजनीति में होती हुई दिखाई दे रही है, यहां का सच बन चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में टूट इसका सबसे नया उदाहरण है। बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर स्पष्ट किया कि वो अब टीएमसी से अलग होना चाहते हैं।
वो टीएमसी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहते हैं, जो कि संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत टीएमसी से अलग होने के लिए 2/3 मतलब 28 में से 19 सांसदों का समर्थन होना चाहिए और बागी गुट ने 20 सांसदों की सूची सौंपी है। ऐसे में स्पीकर अब सभी 20 सांसदों के पत्र और हस्ताक्षरों की जांच करेंगे, फिर अलग गुट को मान्यता देंगे और फिर टीएमसी के सभी बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ले सकें। हालांकि टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर आग्रह कर चुके हैं कि बागियों को मान्यता ना दी जाए। तृणमूल कांग्रेस बागी गुट के फैसले को चुनौती दे सकता है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, लेकिन टीएमसी के बागी तय कर चुके कि वो एनसीपीआई में शामिल होंगे। हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं, हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी। मित्रों, आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। हालांकि ये चुनाव आयोग में पंजीकृत है, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन पहचान बहुत सीमित है। अभी 2023 में नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव आयोग में रजिस्टर हुई। 7 किरणों वाला पेन निब इस पार्टी का चुनाव चिन्ह। हावड़ा के सांकराइल में एक हाटगाचा गांव है, उसी गांव में इस पार्टी का ऑफिस है। पार्टी की शुरुआत उत्तिया कुंडू, शिवली कुंडू, सैकत दास और सुदाम जेट्टी ने की। उत्तिया कुंडू और शिवली कुंडू दोनों पति पत्नी हैं, आप इसे पति पत्नी पार्टी कह सकते हैं। जहां इस पार्टी का दफ्तर है वहां एक एनजीओ भी है और एक अखबार भी पब्लिश होता है। 2023 के पंचायत चुनाव में हाटगाचा गांव की झड़हाट ग्राम पंचायत से एनसीपीआई ने एक उम्मीदवार को उतारा था, जिसको मिले थे 75 वोट। उसके पहले इस पार्टी ने 2023 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। एक उम्मीदवार को मिले थे 536 वोट, दूसरे को मिले थे 246 वोट। एनसीपीआई का दावा है कि पार्टी के 1000 सदस्य हैं, लेकिन सदस्यता चुनाव आयोग ने सत्यापित नहीं की। अब सुनाते हैं आपको कि एनसीपीआई की पहली अध्यक्ष क्या कह रही है। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट था, अभी मैं कुछ दिन पहले उसको रिजाइन किया। हाँ, बंगाल के लिए काम किया था। हम लोग पंचायत इलेक्शन में चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। त्रिपुरा में तो किया था, इसको तो सबको पता है। बंगाल में पंचायत के किया था। नहीं, हम लोग एनडीए के साथ तो थे, उसके साथ ही जुड़े थे। एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष की बातों से यह तो स्पष्ट है कि इस पार्टी के डीएनए में ही एनडीए है। अपने दम पर संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब टीएमसी में टूट के बाद यह पार्टी अपने उद्देश्य को पूरा करने के हालात में पहुंच गई, क्योंकि टीएमसी के बागी सांसद ये साफ कर चुके हैं कि वो एनडीए का समर्थन करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो जाएंगे और एनसीपीआई औपचारिक रूप से संसद में एनडीए का हिस्सा बन जाएगी, तो बिना लोकसभा चुनाव लड़े लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। मित्रों, 2016 में अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसी पॉलिटिकल घटना हुई थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में 43 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का दामन थाम लिया था। हालांकि उस समय पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल लगभग 38 साल पुरानी पार्टी थी। 1978 के चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवार विधायक तक चुने गए थे, लेकिन एनसीपीआई तो सिर्फ 3 साल पुरानी पार्टी है। आज तक कोई भी उम्मीदवार इस पार्टी का एक भी किसी भी लेवल का चुनाव नहीं जीत पाया, और अभी अचानक लोकसभा की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने की तैयारी में उसी राह पर है। इस समय लोकसभा में बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, 240 सांसद, जो आपको टैली में दिखा रहा हूं। इसके बाद है कांग्रेस के 98, फिर सपा के 37, डीएमके के 22 ये सांसद हैं। अब टीएमसी के बागी सांसद एनसीपीआई में विलय करेंगे तो 20 सांसदों के साथ एनसीपीआई जिस साइन के पास मैं खड़ा हूं, ये 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी लोकसभा की। और सुनिए जरा कि एनडीए में बीजेपी के बाद एनसीपीआई के ही सबसे ज्यादा 20 सांसद होंगे। इसके बाद टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद। अब सोचिए जरा कि देश की राजनीति में इससे ज्यादा विलक्षण उदाहरण कहां मिलेगा कि जिस पार्टी ने आज तक कभी संसदीय चुनाव लड़ा नहीं, प्रधान तक के चुनाव में कितने वोट आए बता चुका हूं,
वही एनसीपीआई अब संसद की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। जिस पार्टी की कुल आमदनी 1,13,000 रुपए है, अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने वाली है। यह भारत के राजनीतिक विज्ञान में पढ़ाए जाने योग्य तथ्य है कि एक पार्टी जो बंगाल में बनी, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय बंगाल के छोटे से गांव में है, जिसने पहली बार चुनाव त्रिपुरा में लड़ा, चुनावी प्रयोग का असर दिल्ली में लोकसभा में दिखाई देगा। पति पत्नी की बनाई वो पार्टी जो दल बदलों को नकारने के सिद्धांत के साथ शुरू हुई, वो दल बदलों का नया ठिकाना बन गई। इसलिए कहा गया है कि राजनीति में विचारधारा अक्सर सिर्फ एक लिफाफा होती है जिसके भीतर सत्ता का अवसर छिपा होता है। सुपर हिंदी फिल्म लक्ष्य आपने देखी भी होगी। उसका फेमस डायलॉग है, सेना की वर्दी को कमाने के लिए खून और पसीना बहाना पड़ता है, ये बाजार में नहीं मिलती, इसे सिर्फ अपनी काबिलियत और देशभक्ति से जीता जाता है। हमारा अगला विश्लेषण सेना की वर्दी से जुड़ा है। भारतीय सेना ने अपनी यूनिफॉर्म यानी वर्दी में बड़े बदलाव का फैसला लिया है। भारतीय सेना ने अपने अफसरों और जवानों के लिए नई वर्दी से जुड़े हुए दिशा निर्देश जारी किए। पहला बड़ा बदलाव होगा विंटर ड्रेस यानी सर्दियों में पहने जाने वाली यूनिफॉर्म में। सर्दियों के लिए सेना ने ड्रेस 3B को पहनने के निर्देश दिए। सर्दियों में सैनिक अंगोला शर्ट पहनेंगे। ये गर्म कपड़े से बनी शर्ट होगी। शर्ट के ऊपर बैटल जैकेट पहनने का प्रावधान है। जैकेट के साथ मैचिंग ट्राउजर यानी पैंट होगी। अधिकारियों को सिविल ड्रेस के लिए बंद गले की जैकेट पहनने की परमिशन दी गई। महिला अधिकारियों को साड़ी या फिर सलवार कुर्ता पहनने की अतिरिक्त अनुमति मिली है। वर्दी के साथ सैनिकों की मूछें और दाढ़ी को लेकर भी निर्देश दिए गए। नए नियमों के अनुसार कोई भी सैनिक या कोई भी ऑफिसर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी मूछें नहीं रख सकता। ये मूछें सलीके की होनी चाहिए। सिखों की धार्मिक मान्यताओं की वजह से सिख सैनिक और ऑफिसर दाढ़ी रख पाएंगे। सिख सैनिकों के अलावा दूसरे सैनिकों को दाढ़ी रखने के लिए विशेष परमिशन लेनी होगी। हालांकि कॉम्बैट यानी युद्ध के वक्त पहने जाने वाली वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया। कॉम्बैट ड्रेस युद्ध के भौगोलिक हालात के अनुसार रहेगी। अब सवाल है कि आखिर सेना ने कदम क्यों उठाया? ये सेना को वर्दी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? तो वर्दी में किए गए बदलावों के पीछे सबसे बड़ी वजह है औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के राज से जुड़े प्रतीक और परंपराओं को हटाना। भारतीय सेना का लक्ष्य है वर्दी में ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रतीकों और पोशाकों से जुड़ी परंपराओं को शामिल करना। उदाहरण के लिए सेना के किसी भी बैज, चिन्ह या रिकॉर्ड में अंग्रेज राज का एक प्रतीक रॉयल शब्द नहीं होगा। अंग्रेजी राज के एक और प्रतीक यानी तलवार को लेकर भी एक नया निर्देश जारी किया गया। अब रिव्यूइंग ऑफिसर के लिए तलवार के साथ आना अनिवार्य नहीं होगा। सिर्फ परेड कमांडर और कंटिंजेंट कमांडर के लिए परेड में तलवार लेकर आना अनिवार्य होगा। और यह परंपरा भी 26 जनवरी जैसे विशिष्ट आयोजनों तक सीमित कर दी जाएगी। मित्रों, जब जब हम वर्दी सुनते हैं अपने आप में मन में एक शब्द गूंजता है। यह शब्द है खाकी। हम वर्दी को खाकी से जोड़ते हैं। क्या सोचा आपने कि ये खाकी शब्द और रंग कैसे बना? इसकी अपनी कहानी है, इसका अपना एक इतिहास है। दरअसल खाकी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई। फारसी भाषा में धूल को खाक कहा जाता है। इसी वजह से धूल जैसे हल्के बादामी रंग को खाकी कहा गया। अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का पहला बिगुल 1957 में बजा और तब भारतीय विद्रोहियों ने खाकी वर्दी 1857 में बजा और उसके बाद खाकी वर्दी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। विद्रोही अपने कपड़ों को धूल में सान लेते। कुछ मौकों पर कपड़ों को चाय के पानी में रंग दिया जाता। इससे कपड़ों का रंग खाकी हो जाता। 1857 का विद्रोह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से फैला था, जहां ज्यादातर धूल और रेत रहती है। इस वजह से अंग्रेज फौज के लिए दूर से पहचानना मुश्किल हो जाता कि आगे धूल है या विद्रोही। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस रंग के महत्व को पहचाना और खाकी रंग को तत्कालीन भारतीय पुलिस और सेना की वर्दी में शामिल किया। इसके बाद जब भी ब्रिटिश फौज किसी धूल या रेत भरे इलाके में जाती तो उसे खाकी रंग की वर्दी पहनने का हुक्म दिया जाता। आजादी के बाद भारतीय सेना ने खाकी रंग की वर्दी को त्याग दिया। सेना ने ऑलिव ग्रीन को अपनी वर्दी में अपनाया। हालांकि पाकिस्तान अब तक अंग्रेजों की इस परंपरा कहा जाए कि ब्रिटिश सोच से निकल नहीं पाया। पाकिस्तानी फौज की सेरेमोनियल यानी विशिष्ट आयोजन की वाली वर्दी आज भी खाकी रंग की। अब गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हर मौके पर खाकी रंग की वर्दी में नजर आता है। 1947 में भारतीय सेना ने औपनिवेशिक काल का रंग छोड़ा था
और अब जाकर वर्दी से अंग्रेजों के सभी प्रतीक मिटाए जा रहे हैं। वर्दी में बदलाव के साथ सेना ने कुछ और नियम भी बनाए। मसलन सैनिकों के लिए किसी भी प्रकार का टैटू बनवाने पर पाबंदी लगा दी गई। वर्दी में रहते हुए सैनिक परफ्यूम या डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। महिला अफसरों और जवानों को सिंदूर लगाने की अनुमति दी गई है। नियमों के अनुसार सिंदूर इस तरह लगाना होगा कि वो कैप यानी वर्दी के साथ पहने जाने वाली टोपी के बाहर ना दिखे। यूनिफॉर्म किसी भी सेना की पहचान होती है। शांति काल में परेड से लेकर युद्ध काल में घमासान तक एक सैनिक अपनी हर जिम्मेदारी वर्दी पहनकर निभाता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी है जो बताता है कि वर्दी का इस्तेमाल शत्रु को डराने के लिए किया जाता था। दरअसल 16वीं शताब्दी में आज के पोलैंड और लिथुआनिया ने एकजुट होकर नया साम्राज्य खड़ा किया। नए साम्राज्य को पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ का नाम दिया गया और इस साम्राज्य की सेना में घुड़सवार टुकड़ी थी जिसे हुसार्स कहा जाता। ये हुसार्स अपने कवच के साथ पीठ पर बड़े बड़े पंख लगाते और कमर पर बाघ जैसे रंग का लंबा कपड़ा पहनते। पोलिश सेनापति मानते थे कि इस किस्म के पहनावे से सैनिक महामानव लगते हैं और दुश्मन हुसार्स को देखकर डर जाएंगे। साल 1863 में जब उस्मानिया सल्तनत की फौज ने हमला किया तब हुसार्स को देखकर उस्मानिया फौज में अफवाह फैली कि मौत के दूत आ रहे हैं। इसी अफवाह और डर के चलते उस्मानिया फौज मैदान से भाग भी गई थी। अब हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले पटना के कोचिंग हब को क्राइम थ्रिलर में तब्दील कर दिया। आपको फैजल खान और रोशन आनंद के बीच का विवाद याद होगा। अब इस विवाद में नया मोड़ है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई, मौत की वजह क्या है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस बीच रोशन आनंद ने सीधे सीधे फैजल खान पर हत्या की साजिश का इल्जाम लगाया। आपको सुनना चाहिए रोशन आनंद ने फैजल खान उर्फ खान सर पर क्या आरोप लगाए। खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद ने षड्यंत्र रच करके हमारे भाई की हत्या करवाई है। और जब मैं बाहर था तो क्यों हमारे भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, और जब मैं जेल चला आया तो मेरे भाई की हत्या हो गई। ये साजिश है, साजिश है। और देखिए फैजल खान की अगर हम बात करें तो फैजल खान कितना झूठ बोले। प्रिंस यादव की मौत नेपाल में हुई जहां वो एक होटल में रह रहे थे। उनकी मौत पर कौन सी थ्योरी सामने आ रही है, नेपाल में उनके साथ मौजूद दोस्तों ने मौत के बाद क्या कहा, नेपाल पुलिस इस मौत पर क्या कह रही है, फैजल खान की सफाई क्या है और इस पर बिहार में क्या सियासत हो रही है, इन सभी सवालों के जवाबों के साथ ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। पटना के ज्ञान बिंदु और खान जीएस सेंटर के बीच यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। रोशन आनंद के साथ साथ उनके भाई प्रिंस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रोशन आनंद गिरफ्तार हो गए, लेकिन प्रिंस यादव गिरफ्तारी के डर से नेपाल पहुंच गए। 13 जून की रात नेपाल के विराटनगर के होटल से खबर आई कि प्रिंस यादव की मौत हो गई है। नेपाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी, लेकिन जमानत पर बाहर आए रोशन आनंद ने सीधे सीधे इस मौत के लिए फैजल खान को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। रोशन आनंद बेल मिलने के बाद अपने कोचिंग सेंटर पहुंचे। छात्रों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैजल खान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। प्रिंस यादव की मौत के बाद फैजल खान अकेले रोशन आनंद के निशाने पर नहीं है, बल्कि कई शिक्षक और सियासी चेहरे भी उन पर उंगली उठा रहे हैं। खान फिर कोई चाल चलेगा, फिर एक और चाल चलेगा। वो सबको अभी फोन करके कहता है कि 10 दिन रुको, फिर मेरा दिन आएगा, फिर कोई ना कोई चाल चलेंगे। रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी। सरकार और पुलिस तो चाहती ही है इस तरह का घटना को और आग लगाने का काम किया जाए। प्रिंस यादव की मौत के बाद आरोपों से चौतरफा घिरे फैजल खान ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। एक तरफ रोशन आनंद अपने भाई की मौत के लिए फैजल खान को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं फैजल खान किसी तीसरे के होने का शक जता रहे हैं। लेकिन इस मौत को सबसे करीब से देखने वाले प्रिंस यादव के दोस्तों ने क्या कहा, आपको ये भी सुनना चाहिए। पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसके बाद हमको कॉल किया, हम लोग को तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी का एक क्रम उसका डेथ।
दरअसल 3 जून को प्रिंस यादव नेपाल के विराटनगर पहुंचे थे। विराटनगर के होटल में प्रिंस अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। बताया जा रहा है कि प्रिंस मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और मौत के बाद कमरे से मिर्गी की दवाई भी बरामद हुई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब के सेवन की बात भी सामने आ रही है। नेपाल पुलिस प्रिंस यादव की मौत की जांच हर एंगल से कर रही है। इस संबंध में 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन नेपाल में हुई इस संदिग्ध मौत ने एक बार फिर 2 कोचिंग सेंटर्स के बीच के विवाद को और गहरा दिया है। इस मौत में हत्या और साजिश का एंगल जुड़ गया है, लेकिन सच क्या है ये जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। उधर ब्रिटेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने जा रहा है। ब्रिटेन के पीएम की स्टामर ने ऐलान किया कि स्टामर के अनुसार यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था। कई बड़ी कंपनियां सरकार पर अपना फैसला वापस लेने के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन ये फैसला लागू होकर रहेगा। और डीएनए में अब आज का संदेश, समय को अपना शिल्पकार बनाइए, क्योंकि वो आपकी कमियों को काट कर और क्षमताओं को तराश कर आपका श्रेष्ठ स्वरूप प्रकट करता है।